Guys, in this video I'm going to share a news with you and that's actually a good news for me. So because मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, I wanted band 8 in writing and I appeared for 24th July exam जिसमें मेरे band 8 आए हैं writing मॉड्यूल में. And in this video मैं आपको बताऊंगी कि band 8 आए तो क्यों आए, किन सब चीज़ों को टोटली मैं क्रेडिट दूंगी for band 8. I am going to explain everything in detail in this video of mine. I would like you all to watch the video until the end. अगर आप लोगों को भी आपका गोल्डन स्कोर चाहिए, 7 बैंड चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, 7.5 चाहिए, so watch the video until the end. So guys, first of all, जब मैं राइटिंग की बात करती हूँ तो राइटिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है क्वेश्चन को ध्यान से समझना. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि क्वेश्चन तो मैम हमने ध्यान से समझ लिया बट फिर भी गड़बड़ हो जाती. क्यों गड़बड़ होती है? राइटिंग टास्क 2 में अगर आप ये मेथड यूज करोगे कि हर एक पैराग्राफ को लिखने के बाद प्रूफ चेकिंग करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. ट्राई करके ज़रूर देखो. इवन मैं एक एग्जांपल दूंगी जो मेरे साथ एग्जामिनेशन हॉल में हुआ था एंड आई बिलीव बिकॉज ऑफ दैट आई हैव गॉट 8 बैंड एज वेल. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टास्क रिस्पॉन्स के लिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो. पहली बार पढ़ते वक्त सिनोनिम्स लिख लो, सेकेंड टाइम पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो. ओके, इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट. एंड इफ यू वांट मी टू शूट द सेम वीडियो इन इंग्लिश, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, मैं ये सेम वीडियो इंग्लिश में भी शूट कर दूंगी. ठीक है. सो अब आपने क्या करा है, क्वेश्चन 2 बार पढ़ लिया है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया है. क्वेश्चन को समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने आइडियाज लिखो कि बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने क्या लिखना है, उसके 2 आइडियाज लिख लो. अब इस पर जो क्वेश्चन था वो था इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन. ओके, इफेक्ट्स पूछे गए थे क्वेश्चन में कि आपकी डाइट पे एंड आपके लाइफस्टाइल पे जंक फूड का क्या इम्पैक्ट होता है. दैट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो वही मैं बता रही हूँ, उसके मैंने 2 आइडियाज लिख लिए. In body paragraph 1 I wrote 2 ideas. In body paragraph 2 ideally 1 main idea था और उस main idea को मैंने properly explain करा था. अब जब हम writing की बात कर रहे हैं, टास्क 2 की बात कर रहे हैं, टास्क 1 में तो हर एक चीज़ आपके सामने होती है, क्वेश्चन दिया होता है, आंसर करना होता है. बट टास्क 2 में यू हैव टू थिंक कि क्या लिखना है. तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि जब भी आप टास्क 2 करो तो इंट्रोडक्शन लिखो जल्दी से और उसे प्रूफ रीड करो. फिर बॉडी पैराग्राफ 1 लिखो, प्रूफ रीड करो. बॉडी पैराग्राफ 2 लिखो, प्रूफ रीड करो. कंक्लूजन लिखो, प्रूफ रीड करो. इससे 2 चीज़ें होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कभी भी टास्क रिस्पॉन्स वीक नहीं होगा. मेरे केस में एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ था कि जब मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 लिखा था तो मेरा एक सेंटेंस टोटली इनकोहेरेंट हो गया था. उसमें मैंने इफेक्ट की जगह रीजंस बता दिए थे इन अ सिंगल सेंटेंस. सो उसके बाद मैंने क्या करा, मैं जब वो बॉडी पैराग्राफ 1 by 1 प्रूफ चेक कर रही थी, उस चीज़ की वजह से मुझे हेल्प मिली एंड मैंने वो सेंटेंस इरेज करके दोबारा से सेंटेंस को रेक्टिफाई करके लिख दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई. और मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई गॉट 8 बैंड इन राइटिंग. ओके. अनदर थिंग, स्ट्रक्चर प्रॉपर यूज़ करा. इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से लिखी बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. पैसिव वॉइस यूज़ करा, पैराफ्रेजिंग करी प्रॉपरली, आइडियाज दिए, ओपिनियन दिया, आउटलाइन करा, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है. एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी गाइज, एंड दैट थिंग इज डू नॉट रिपीट एनी सेंटेंस स्ट्रक्चर. अगर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आप यूज़ कर चुके हो, उस सेम को दोबारा रिपीट मत करो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंट्रोडक्शन में पैसिव वॉइस यूज़ करा था, उसके बाद मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करा था. तो अब ये दोनों स्ट्रक्चर मैं बॉडी पैराग्राफ 1 में यूज़ नहीं करूँगी. सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं स्ट्रक्चर को दूंगी क्योंकि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट नहीं हुआ थ्रू आउट माई एसे. इस चीज़ का मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था. नॉट ओनली, मैंने बैंड्सब्रू वाला जो रूल है मेरा, उसका मैं लिंक भी अबव आपको दिखा दूंगी, अब वो ज़रूर देखना जाके. बैंड्सब्रू वाली जो वीडियो है उससे मैंने क्या करा था, कुछ 3 सेंटेंसेस मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 में लिए थे एंड 3 डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर बॉडी पैराग्राफ 2 में. अनदर थिंग, मैंने थर्ड कंडीशनल यूज़ करा था. एंड एक और चीज़, कंक्लूजन मैंने 2 मिनट में ही लिखी थी बिकॉज टाइम कम बचा था. मैंने जब प्रूफ चेकिंग करी थी तो एक आइडिया मेरा खराब हो गया था, गलत हो गया था, आई हैड टू चेंज इट. सो मैंने कंक्लूजन इन 2 minutes ओनली एंड दैट टू यूजिंग द वर्ड ऑल्दो.
सो पॉइंट इज सिंपल कि जब भी आपको स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो ना, आपको क्लियर होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या लिखना है। आइडियाज अगर आपके पास हैं तो बस आपको आइडियाज को एक्सप्लेन करते जाना है, मोर ओवर यूज करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करा, और सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में रादर देन यूज करा, बिसाइड्स दिस यूज करा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो यूज करो ही करो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रूफ चेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर प्रूफ चेक करो आंसर, उसके बिना बैंड स्कोर जो आपको चाहिए वो नहीं आएगा। एंड एसे राइटिंग में खाली आफ्टर एवरी पैराग्राफ प्रूफ चेक करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जब मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया, ग्रामर पे आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम ग्रामर की बात कर रहे हैं तो आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स यूज करो, कॉलन यूज करो, सेमी कॉलन यूज करो, इससे रिलेटेड भी एक मेरी पंक्चुएशन वाली वीडियो है, वो जरूर आप देखो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आर्टिकल्स के यूजेज का ध्यान रखो, क्योंकि ए एंड द हम बहुत बार गलत यूज कर देते हैं, तो ए एंड एन हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है एंड द हमेशा यूज होता है प्लूरल के साथ, ठीक है। अब इन सब चीजों को आपने ध्यान दिया, आप सब कुछ समझ गए हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। गाइज आई बिलीव मैंने अभी तक जो भी आपको समझाया है वो आपको समझ आया है अच्छी तरह। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अंटिल द एंड देखो, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पिक्स मेथड। डेफिनेटली ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अपनी अपकमिंग वीडियो में भी, बट पिक्स मेथड होता क्या है? पिक्स है ये मेथड मैंने एग्जाम डे से एक दिन पहले इवॉल्व करा था अपने लिए एंड मैंने ये यूज करा। एक्चुअली है क्या ये? फर्स्ट ऑफ ऑल, P इज फॉर पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के कनेक्टर्स के लिए नहीं है। P इज फॉर पैसिव वॉइस, सो एक पैसिव वॉइस सेंटेंस। I इज फॉर इंटेरोगेटिव, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। I एडेड दीज टू, ठीक है। थर्ड इज C इज फॉर कंडीशनल और मैंने यूज करा थर्ड कंडीशनल, सो C इज ओवर। एंड S इज फॉर सिंपल सेंटेंस की एक आधा सिंपल सेंटेंस तो जरूर ऐड करो, वैरायटी होगी तो स्कोर भी ज्यादा अच्छा आएगा। एग्जामिनर को लगेगा कि स्टूडेंट के पास हर एक चीज की नॉलेज है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर यूज करा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने डबल कंपैरेटिव भी यूज करा था, ठीक है। द मोर यू स्कोर द बेटर यू बिकम, ठीक है। द मोर यू स्कोर द बेटर यू अचीव, और the more you score the better are the chances. So what is this double comparative? Okay, जिसे नहीं पता ये उन सब लोगों के लिए। अब मैं वीडियो को एंड करते वक्त एक चीज जरूर आपके साथ ऐड करना चाहती हूँ, एंड दैट्स द यूजेज ऑफ वोकैबुलरी। सो मैंने लेक्सिकल रिसोर्सेज के लिए क्या करा, मैं हमेशा से मैंने एक वोकैबुलरी नोटबुक प्रिपेयर करी थी और ऑलरेडी मेरी वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर करे हुए हैं। तो मैंने टॉपिक बेस्ड वोकैबुलरी यूज़ करी थी, क्योंकि मेरा टॉपिक हेल्थ था, तो हेल्थ रिलेटेड क्रोनिक डिसीजेज, लिवर इन्फ्लेमेशन, डिलीटीरियस, ये सारे वर्ड्स मैंने यूज़ करे थे, ठीक है। सो ट्राई टू ऐड वोकैबुलरी फॉर बैंड 7 अबव राइटिंग एसेज, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी,